Yeah. नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सेशन लेके। तो देखो, अपना जो इवनिंग सेशन है वो रहता है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के अंदर अपने जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर अपने स्टार्ट किया था कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, और अपने जीरो से स्टार्ट किया था कि पदार्थ या द्रव्य क्या चीज़ होती है, पदार्थ के मूलभूत गुण क्या होते हैं, और पदार्थ को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसी वर्गीकृत के अंतर्गत अपने सबसे पहले पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण प्रारंभ किया था, और भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत अपने सबसे पहले किया था ठोस के बारे में। अब देखो, भौतिक वर्गीकरण के अंदर या अपने कह सकते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया था। तो उनके मध्य जो अंतराण्विक बल होता है, उस अंतराण्विक बल के आधार पर पदार्थ को बांटते हैं तीन भागों में, ठोस, द्रव और गैस। फिर देखो, वर्तमान के अंदर वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर पदार्थ की दो अवस्थाएं और खोजी गई है। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है BEC, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो अपने वर्तमान में किसी भी पदार्थ की 5 अवस्थाएं पढ़ते हैं, यानी वर्तमान में पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी है? 5 है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। तो अपने फर्स्ट सेशन के अंदर जो अपने किया था वो ठोस के बारे में किया था कि ठोस जो होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो आज अपने इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस पदार्थ की जो दूसरी स्टेट होती है, दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था, उसके बारे में अपने करने जा रहे हैं। तो देखो, आज अपने करेंगे नंबर 2 द्रव के बारे में। द्रव या अपने कहते हैं लिक्विड, द्रव। अब देखो कि द्रव क्या चीज़ होती है। द्रवों के अंदर क्या होता है कि द्रवों का आकार तो होता है अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होता है इनका? निश्चित होता है। आप द्रव को जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। तो अपने कहते हैं कि द्रवों का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। फिर देखो, जो द्रव होते हैं, द्रवों की विशेषता क्या होती है कि द्रवों के जो कण होते हैं, अभी भी कण होते हैं, वो कुछ दूर दूर होते हैं, यानी इनके मध्य मजबूत आकर्षण बल नहीं होता। इनके मध्य का जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों की तुलना में कमज़ोर होता है तथा गैसों की तुलना में मजबूत होता है। तो इनके अवयवी कण जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। फिर देखो, द्रवों को अपने दबा सकते हैं, यानी अपने कहते हैं कि द्रवों में संपीड़ितता पाई जाती है। फिर देखो, द्रवों में बहने का गुण होता है, और इसी बहने के गुण को अपने क्या कहते हैं? शांतता कहते हैं। फिर देखो, द्रवों का जो घनत्व होता है वो ठोसों की तुलना में कम होता है और गैसों की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इसके अलावा द्रव का जो गलनांक होता है वो भी ठोसों की तुलना में कम होगा और गैसों की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। फिर बात आती है कि कोई भी द्रव बहता है, अब द्रव जो बह रहा है तो उसके बहने की प्रवृत्ति का विरोध करने वाला जो बल होता है वो शान बल कहलाता है, और इसी शान बल को अपने क्या कह देते हैं? शांतता कहते हैं। तो अपने कह सकते हैं द्रवों में शांतता पाई जाती है। शांतता का मतलब होता है कि किसी भी द्रव के बहने की प्रवृत्ति का विरोध करने वाला बल शान बल कहलाता है, और इसी गुण को अपने क्या कह देते हैं? शांतता कह देते हैं। तो अपने कहते हैं द्रवों में शांतता पाई जाती है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए नंबर 2 द्रव, और ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए आप इसके अंदर सबसे पहले, पदार्थ की इस अवस्था में, पदार्थ की इस अवस्था में कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल, कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कुछ कम होता है। पदार्थ की इस अवस्था में कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कुछ कम होता है, अतः कण कुछ दूर दूर होते हैं, अतः कण कुछ दूर दूर होते हैं।
नेक्स्ट लिखिए, द्रवों का आयतन निश्चित होता है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट लिखिए, द्रवों का आकार बदलता रहता है। द्रवों का आकार बदलता रहता है, अर्थात इनका आकार अनिश्चित होता है। अर्थात इनका आकार अनिश्चित होता है। नेक्स्ट लिखिए, द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है, जिसे तरलता कहते हैं। द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है, जिसे तरलता कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, द्रव संपीड्य होते हैं। द्रव संपीड्य होते हैं। द्रव संपीड्य होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, द्रवों का घनत्व, द्रवों का घनत्व ठोसों की अपेक्षा, द्रवों का घनत्व ठोसों की अपेक्षा कुछ अधिक, द्रवों का घनत्व ठोसों की अपेक्षा कुछ कम तथा गैसों की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। गैसों की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। अब इसके नीचे नोट में लिखिए, नोट के अंदर आप लिखना स्टार्ट कीजिए, नोट ला लिए। इसमें लिखिए, द्रवों के बहने के गुण का, द्रवों के बहने के गुण का विरोध, द्रवों के बहने के गुण का विरोध शांता कहलाता है। द्रवों के बहने के गुण का विरोध शांता कहलाता है। अब लिखिए, द्रवों के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल में अब लिखिए, सबसे पहले पानी, दूध, ग्लिसरीन, पानी, दूध, ग्लिसरीन, शहद, एल्कोहल, पेट्रोल आदि, पेट्रोल आदि। तो ये तो थे द्रव। अब अपने करेंगे इसकी तीसरी अवस्था, और इसकी तीसरी जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है गैस। तो तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी, तीसरी अवस्था हो जाएगी गैस। तीसरी अवस्था हो जाएगी इसकी गैस। अब देखो, गैसों की खासियत क्या होती है कि इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। न तो इनका कोई आकार होता है निश्चित, और ना ही इनका कोई आयतन निश्चित होता है। अब देखो, गैस जो होती है, गैसों की खासियत क्या होती है कि इनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। अब अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होने के कारण इनके जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। अपने कहते हैं कि गैसों के जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है, ये कण काफ़ी दूर दूर होते हैं। फिर देखो, गैस को अपने दबा सकते हैं तो अपने कह सकते हैं कि इनमें संपीड़ितता पाई जाती है। द्रवों में गैसों में बहने का गुण भी होता है, जिसको अपने क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। विसरण का गुण गैसों के अंदर पाया जाता है। विसरण का गुण गैसों में सर्वाधिक होता है। विसरण का मतलब होता है फैलने की क्षमता, यानी अगर अपने इंतर को किसी कमरे के अंदर, इंतर की शीशी को खोल दें तो वह गैस होने के कारण वो पूरे कमरे के अंदर उसकी खुशबू फैल जाती है। तो अपने कहते हैं इनमें विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। फिर बात आती है कि जो गैसें होती है, गैसों का घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है, यानी इनका घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो अब देखो, इनके जो कण होते हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो इनके जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर फैले होते हैं, यानी इनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल कमज़ोर होता है। इस कारण इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान काफ़ी पाया जाता है। तो अब हेडिंग लगाइए गैस और ये डायग्राम बनाइए, फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। आप लिखिए इसके अंदर, इनका आकार व आयतन, इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट लिखिए,
पदार्थ की इस अवस्था में अंतर आणविक आकर्षण बल का मान, पदार्थ की इस अवस्था में अंतर आणविक आकर्षण बल का मान अत्यंत कम होता है, अतः अवयवी कण दूर दूर होते हैं, अतः अवयवी कण दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, गैसों में बहने का गुण होता है, गैसों में बहने का गुण होता है, इस गुण को विसरण कहते हैं, गैसों में बहने का गुण होता है, इस गुण को विसरण कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, गैसें संपीड्य होती है, गैसें संपीड्य होती है, अर्थात इन पर बल लगाकर, अर्थात इन पर बल लगाकर इनकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। गैसें संपीड्य होती है अर्थात इन पर बल लगाकर इनकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है, गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है, गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। फिर लिखिए एग्जाम्पल। अब देखो गैसों का अपने एग्जाम्पल के अंदर अपने क्या लिख सकते हैं, जैसे कि CO2 एक गैस है, इसी प्रकार LPG भी एक गैस है, इसी प्रकार CNG भी क्या है, एक गैस है, और अपने कह सकते हैं मेथेन भी क्या है, एक गैस होती है ETC। तो ये है एग्जाम्पल किसके, गैस के। तो अपने 3 अवस्थाएं कंप्लीट कर ली, ठोस, द्रव और गैस। अब इसके बाद देखो, ये तो पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती है। इन मुख्य अवस्थाओं के अलावा भी पदार्थ की 2 अवस्थाएं और खोजी गई है, जिनको अपने प्लाज्मा और BEC कहते हैं। तो पहले अपने करेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होती है। अब इसकी एक खासियत है, इससे संबंधित एक प्रश्न पेपर में सीधा पूछा गया था कि पदार्थ की चौथी अवस्था किसे माना गया है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था किसे माना गया है, प्लाज्मा को माना गया है। तो अपने कह सकते हैं इसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपने पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था किसे माना गया है, पदार्थ की चौथी अवस्था माना गया है प्लाज्मा को। इसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। अब देखो प्लाज्मा की खासियत क्या होती है। इसकी खासियत होती है कि इस अवस्था में क्या होता है, जो कण होते हैं उनकी गति अत्यधिक होती है, यानी कण उत्तेजित अवस्था में होते हैं। इनकी कणों की जो गति होती है वो अत्यधिक तेज़ होती है। जैसे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है और नियॉन बल्ब होता है, इनके अंदर गैस भरी होती है, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके गैसों के जो कण हैं वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और एक चमकीला पदार्थ यानी चमक पैदा करते हैं। इसी चमक को अपने क्या कह देते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो अपने कहते हैं प्लाज्मा अवस्था में कणों की गति अत्यधिक होती है। इस अवस्था में कण उत्तेजित अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, नियॉन बल्ब होता है, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, जैसे ही अपने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कण जो होते हैं वो आयनीकृत होंगे, आयनीकृत होकर वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। इससे एक चमक पैदा होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो तारे होते हैं उनमें भी क्या होता है, उच्च तापमान के कारण प्लाज्मा बनती है। तो आप लिखिए प्लाज्मा के बारे में, हेडिंग लगाइए प्लाज्मा, और पहले ये लिखिए इसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। अब लिखिए इसके अंदर आगे, इस अवस्था में कणों की गति अत्यधिक होती है। इस अवस्था में कणों की गति अत्यधिक होती है। नेक्स्ट लिखिए,
इस अवस्था में कणों की ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण इस अवस्था में कणों की ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण कण आयनीकृत व उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था में कणों की ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण कण आयनीकृत व उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब व नियोन बल्ब में फ्लोरेसेंट ट्यूब व नियोन बल्ब में भरी हुई गैस फ्लोरेसेंट ट्यूब व नियोन बल्ब में भरी हुई गैस विद्युत धारा प्रवाहित करने पर फ्लोरेसेंट ट्यूब व नियोन बल्ब में भरी हुई गैस विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनीकृत हो जाती है। आयनीकृत हो जाती है। आयनीकृत हो जाती है। वह एक चमकीला पदार्थ उत्पन्न करती है। वह एक चमकीला पदार्थ उत्पन्न करती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जिसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, उच्च तापमान के कारण, नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च तापमान के कारण तारों में भी उच्च तापमान के कारण तारों में भी प्लाज्मा बनती है। प्लाज्मा बनती है जिस कारण उनमें चमक पैदा होती है। जिस कारण उनमें चमक पैदा होती है। चमक पैदा होती है। तो देखो, ये तो थी पदार्थ की चौथी अवस्था जिसे अपने प्लाज्मा कहते हैं। अब इसके बाद अपने करेंगे पदार्थ की नेक्स्ट अवस्था। और पदार्थ की जो नेक्स्ट अवस्था है वो कौन सी है? तो पदार्थ की नेक्स्ट अवस्था आ जाएगी BEC। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वो कौन सी है? ये है BEC। इसका नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो, इसकी भी खासियत है। क्या खासियत है? कि इसे पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था मानी जाती है BEC। BEC को अपने क्या कहते हैं? पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं। अब देखो, BEC जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इस अवस्था का नाम किसके आधार पर रखा गया था? तो एक भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में इसका नाम रखा गया था BEC, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अपने कहते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक कौन से थे? ये थे सत्येंद्र नाथ बोस। और दूसरे वैज्ञानिक कौन से थे? दूसरे थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एक बहुत महान वैज्ञानिक थे और प्रकाश समीकरण भी इन्होंने दी थी। प्रकाश दूत समीकरण देने वाले भी कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, उस अवस्था का नाम किन दो वैज्ञानिकों के सम्मान में रखा गया था? तो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में इसका नाम रखा गया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो, ये अवस्था कब प्राप्त होती है? कि जो सामान्य वायु है, सामान्य वायु का कोई कण है, उसका घनत्व अगर 1,00,000 भाग तक कम कर दें और फिर उसे अत्यधिक कम ताप पर ठंडा करें, तो पदार्थ की कौन सी अवस्था बनेगी?
पाँचवीं अवस्था बनेगी। यानी अपने कह सकते हैं कि सामान्य वायु का घनत्व अगर 1,00,000 भाग तक कम कर दिया जाए और उसे फिर अत्यधिक कम तापमान पर ठंडा किया जाए तो पदार्थ की पाँचवीं अवस्था BEC बनती है। अब देखो पदार्थ की जो पाँचवीं अवस्था है BEC, इसको प्राप्त करने के लिए USA के 3 वैज्ञानिक थे जिनको भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो कौन कौन से थे? तो इसके अंदर 3 वैज्ञानिक आते हैं। एक तो है एरिक ए कार्नेल, दूसरा है वुल्फगैंग केटरले और तीसरा है इसके अंदर वेमेन। इन 3 वैज्ञानिकों को 2001 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? पदार्थ की पाँचवीं अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो हेडिंग लगाइए आप BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले आप लिखिए इसे पदार्थ की पाँचवीं अवस्था कहते हैं, फिर आगे अपने करते हैं स्टार्ट। आप लिखिए इसके अंदर, इस अवस्था का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, इस अवस्था का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में रखा गया है। इस अवस्था का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट लिखिए, सामान्य वायु के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली सामान्य वायु के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करने पर BEC तैयार होती है। सामान्य वायु के 1,00,000 भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करने पर BEC तैयार होती है। नेक्स्ट लिखिए, सन 2001 में USA के 3 वैज्ञानिक एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले व कार्ल सी वेमेन को भौतिक विज्ञान का, फिर कार्ल ई वेमेन को, ई करो यहाँ पे सी की जगह, कार्ल ई वेमेन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सन 2001 में USA के 3 वैज्ञानिक एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले व कार्ल ई वेमेन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये पदार्थ की 5वीं अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को बांटते हैं 5 भागों में, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और किस में बांटते हैं? अपने BEC के अंदर। अब देखो इन 5 अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न पेपर में आ जाते हैं कि पदार्थ की सबसे स्थायी अवस्था कौन सी होती है। तो पदार्थ की सबसे स्थायी अवस्था कौन सी होती है? ठोस होती है। अस्थायी अवस्था कौन सी होती है? तो BEC होगी, प्लाज्मा होगी। ये पदार्थ की अस्थायी अवस्थाएं होती है। फिर आपसे ये पूछ लेगा कि घनत्व के घटते क्रम के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं बताइए, तो क्या लिखोगे आप? अब घटते क्रम के आधार पर पूछा गया तो ठोस, द्रव और गैस। ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होगा, गैसों द्रवों का उससे कम होगा और गैसों का घनत्व क्या होगा? सबसे कम होगा। संपीड़ितता के क्रम के आधार पर इन्हें व्यवस्थित कीजिए तो संपीड़ितता सर्वाधिक किस में होती है? गैस के अंदर होती है। फिर किस में होती है? द्रव में। और फिर किस में होती है? ठोस में। यानी कम किसकी होगी? ठोसों की होगी। अधिक किसकी होगी? गैसों की होगी। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इन अवस्थाओं को आप अच्छे तरीके से करोगे, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आए वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। अब देखो ये तो पदार्थ की अवस्थाएं थी।
तो इनमें जो 3 अवस्थाएं होती है उन्हें ही पदार्थ की मुख्य अवस्था माना गया है। तो पदार्थ की जो 3 अवस्था होती है, इन 3 अवस्थाओं में आपस में परिवर्तन होता है, जिसको अपने कहते हैं अवस्था परिवर्तन। अब देखो पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है और ये अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है। तो आप हेडिंग लगाओगे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थों का अवस्था परिवर्तन। अब देखो पदार्थों का जो अवस्था परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले अब लिखेंगे यहाँ पे ठोस, फिर यहाँ लिखेंगे अपने द्रव और यहाँ लिखेंगे अपने गैस। तो पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखो ठोस बदलता है द्रव में तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है गलन। अपन इसे क्या कहेंगे, गलन कहेंगे। फिर देखो द्रव बदलेगा ठोस में, यानी जल का बर्फ में बदलना क्या कहलाएगा, इसको अपने कहते हैं हिमन। ये क्या कहलाता है, हिमन कहलाता है। फिर देखो द्रव का बदलना गैस में, ये क्या कहलाता है, अब द्रव बदलती है गैस में, इसको अपने क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपने वाष्पन। और फिर देखो गैस बदलती है द्रव में, इसको अपने क्या कह देते हैं, इसको अपने कहते हैं संघनन। संघनन की वो क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा जो गैस है उसका परिवर्तन किस में हो रहा है, द्रव में। फिर देखो गैस का परिवर्तन होना सीधा ठोस में, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह अवस्था होती है जिसमें कोई पदार्थ द्रव में बदले बिना गैस से सीधा किस में बदलेगा, ठोस में, और ठोस से किस में बदल जाएगा, गैस में। तो देखो कोई पदार्थ अगर ठोस से बदलता है गैस में तो इसको ऊर्ध्वपातन, या इसको अपने क्या कह देते हैं, या अपने से कहते हैं निक्षालन। या क्या किस नाम से जानते हैं, अपने इसको निक्षालन के नाम से जानते हैं। अब देखो पदार्थों में अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो ठोस बदल रहा है द्रव के अंदर, क्या कहलाएगा, गलन। कि ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। फिर देखो द्रव का वापिस ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हिमन। हिमन पे क्या होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ है किस में बदलेगा, द्रव पदार्थ में। अब देखो इन दोनों में जब अवस्था परिवर्तन होगा उस दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही ठोस बदलेगा द्रव में, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही गैस बदलेगी, द्रव बदलेगा ठोस में। फिर देखो द्रव का बदलना गैस में क्या कहलाता है, वाष्पन। वाष्पन की क्रिया के द्वारा कोई द्रव है वो बदलेगा गैस में, और संघनन की क्रिया के द्वारा जो गैस है वो किस में बदलेगी, द्रव में बदलती है। बादल जो बनते हैं उसके अंदर दोनों क्रियाएं होती है, वाष्पन भी होती है और क्या होती है, संघनन भी होती है। फिर देखो गैस का बदलना ठोस में क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और फिर देखो ठोस का बदलना गैस में क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन या निक्षालन कहलाएगा। तो ये है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो आज के सेशन को अपने देते हैं यहीं विराम और मिलते हैं कल अपने एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।